G Files, Big Debate. इस लड़ाई का, जो कि बेसिक क्वेश्चन होगा किसी भी भारतीय का, इस लड़ाई का हमारे देश पर क्या असर पड़ा है और आगे क्या पड़ सकता है? देखिए, अभी तक ज्यादातर जो कन्वेंशनल विजडम है वो वही है जो आपने कहा कि नेटो के अपने दरवाजे, अपने बॉर्डर पर आने से पुतिन नाखुश थे, और अभी तक व्यापक तौर पर इसी की चर्चा हुई है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रकरण बढ़ रहा है तो और विषय और मकसद समझ में आ रहे हैं, खास करके जैसे ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांस से अब ये एस्केलेट कर चुका है, दुनिया ऐसे फुल स्केल वॉर की ये दे रही है, एक टेरिटोरियल इम्पैक्ट भी हो चुका है। सो नाउ इट इज अ फुल ब्लोन स्टेट ऑफ वॉर। लेकिन इसका टाइमिंग बहुत की है। इसका टाइमिंग जो फरवरी का टाइमिंग था, क्या नेटो तुरंत फरवरी के कुछ महीनों बाद ही यूक्रेन ज्वाइन करने की संभावना थी? इस बात पर चर्चा कभी नहीं हुई, क्योंकि हमको मालूम है कि नेटो नॉर्मल कोर्स में किसी भी नए मेंबर का नेटो ज्वाइन करना एक टाइम टेकिंग प्रक्रिया होती है। इस बात पर समहाउ वैश्विक स्तर पर कहीं कोई चर्चा सुनाई नहीं दी है। कुछ अन्य राष्ट्रों का एक फास्ट पेस ज्वाइनिंग का सिलसिला कुछ इधर रहा, 2 राष्ट्रों का बाल्टिक। लेकिन अब सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या और आयाम थे इसके। और एक आयाम जो इस फरवरी के जो घोषित 1-1.5 महीने के का जो टाइम फ्रेम था उससे मिलता जुलता समझ में आ रहा है, वो 21 जुलाई 2020 का यूक्रेन के संसद में पारित एक बिल है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 1 साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लोगों को मतलब गैर यूक्रेनियन ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड की तरफ मूव करेंगे। और इसको लेकर यूक्रेन के अंदर भी बहुत ये रहा। और अगर ये होता तो सिर्फ नेटो एंट्री की बात नहीं होती, फिर एक प्रकार से वेस्टर्न ओनरशिप ऑफ यूक्रेन दूसरा पहलू था जो रूस देखता, और उसे रोकने की स्थिति में कोई नहीं रहता। आज के तारीख में यूक्रेन में जमीन इतनी सस्ती है कि भारत से भी सस्ती है। 1 लाख रुपए एकड़ में हाई क्वालिटी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी वाली जमीन मिलती है। तो और इसी से ग्लोबल ट्रेड भी डिस्टर्ब हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बात वेस्ट दबाए रखा, और इस जो नए और जो नेटो और टेरिटोरियल एक्सपेंशन की कहानियों में जो बात कभी उभर के नहीं आई, वो पश्चिम का एक नया एजेंडा है एग्रीकल्चरल लैंड कब्जा करने का, जो कि क्लाइमेट चेंज के तहत कभी आता है, जैसा कि भारत के संदर्भ में अभी एक वो I2U2 ट्रीटी के क्लाइमेट चेंज ट्रीटी में कहीं बीच में दबा हुआ है कि भारत जमीन एग्रीकल्चरल लैंड देगी, जो कि हमारे यहाँ कानूनन जायज नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी दस्तखत करके आगे हैं यूएई में। तो पश्चिम का ये जो एक हिडन एजेंडा चल रहा है, इसका भी आकलन अब जरूरी हो गया है, खास करके जब यूक्रेन का एक अंश रूस ने अनेक्स कर लिया है उसके उपरांत। और इस विषय को कोई उठा नहीं रहा है। जरा अगर रूस भी नहीं उठा रहा है तो जरूर इसमें कुछ और दांव पेच हैं। बट ये जो इकोनॉमिक आयाम है, दूसरे तरफ यूरोप कहता है, एक तरफ तो कहता है कि रूस सारा दारोमदार यूरोप के एनर्जी क्राइसिस का रूस पर डाला जा रहा है। लेकिन रूस ने तो मना नहीं किया उनको गैस देने से, उन्होंने खरीदने से इनकार किया। तो
वो यूरोप कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मोरालिटी जो है ये तो जितने नजरिए हैं उतने नजरियों से अलग अलग ढंग से पेश की जा रही है। तो ये जो अभी जो जनरल असेंबली में जो वोट हुआ है, ये वेस्टर्न लिबरल मोरालिटी की जीत है, क्योंकि उनका सिक्का आज चलता है। उनका सिक्का इसलिए चलता है क्योंकि डॉलर की प्रधानता है। यदि डॉलर की प्रधानता समाप्त हो जाती तो उनका सिक्का बंद हो जाता चलना। जो विश्व के सामने जो आजकल उन लोग भी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने भारत से जमीन लेने का प्रस्ताव रखा है। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम 60 के दशक तक था, जब अमेरिका हमको कैटल फीड, लाल गेहूं देता था खाने को और शर्तें लगाता था हमारे ऊपर। लेकिन उस परिस्थिति से हमने अपने आप को उबार लिया। अब वापस वो हमको वहीं खींचना चाहता है। यूक्रेन को तो खींच ही चुका है। और ऐसे तो ये जो पश्चिम का जो ब्लॉक है एक प्रकार से, जो जनरल असेंबली में गिनती में, क्योंकि छोटे देशों का भी वही जनरल असेंबली में अस्तित्व है जो बड़े देशों का है, और जितने देश आर्थिक या फूड सिक्योरिटी के तौर पर असमर्थ हैं या कम विकसित हैं, वो उस ब्लॉक पर डिपेंडेंट है। लेकिन यदि आप देखिए कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो वैश्विक फूड सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करता है, उसमें एरेबल लैंड की के शेयर्स देखिए तो सबसे ज्यादा अमेरिका है, और उससे बस थोड़ा सा कम भारत है। आई थिंक आई took out a pull out on arable lands somewhere. Okay. हाँ, अमेरिका के पास 157.7 मिलियन हेक्टेयर्स हैं एरेबल लैंड। भारत दूसरे नंबर पर है 156 मिलियन हेक्टेयर के साथ। तो ये जो I2U2 के तहत जो वैश्विक फूड सिक्योरिटी प्रपोजल है, उसमें भारत से मांगा जा रहा है क्योंकि हमारे पास ज्यादा है, लेकिन अमेरिका के पास से तो हमसे 1 मिलियन ज्यादा ही है, उन्हीं से उनसे भी क्यों नहीं मांग लिया जा रहा है। तीसरे नंबर पर रूस है 121 मिलियन, चौथे नंबर पर चीन है 119 मिलियन। ब्रिक्स देशों में से ब्राजील छठे नंबर पर है, यूक्रेन 8वें नंबर पर है 32 मिलियन के साथ। अब ये जो ग्लोबल स्तर पर जो एक डॉलर वर्ल्ड एंड पॉसिबल नॉन डॉलर फ्यूचर वर्ल्ड की जो रस्साकसी है, जिसमें ब्रिक्स एक खास रोल अदा करता है, तो उसमें तो हम स्पष्ट देख रहे हैं कि उसमें ब्राजील भी इन टॉप 10 कंट्रीज में ब्राजील भी है, रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है एरेबल लैंड के। और ह्यूमन सर्वाइवल के सस्टेनेंस के लिए दीज आर नाउ द की इश्यूज। और अगर इनको नहीं समझा जाए और केवल एक स्मोक स्क्रीन बनाकर उसमें हर चीज को समझने का प्रयास किया जाए, और विश्व के छठे सबसे बड़े एरेबल लैंड बैंक को एक ब्लॉक शिफ्ट करा ले अपने तरफ, और इस विषय पर यूक्रेन का जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो जेलेंस्की के साथ नहीं है। वो बार बार कह रहा है कि यदि ये लैंड सेल अलाउ हुआ तो उनके हाथ से एग्रीकल्चर निकल जाएगा, या तो ओलिगार्क्स खरीद लेंगे या तो वेस्टर्न नेशंस एंड उनके कंपनीज खरीद लेंगे। तो क्या यूक्रेन का एक एलीट वर्ग जो कि जिसका एक पैर अमेरिका में एंकर्ड है, जैसा कि हम सभी विकासशील देशों में देखते हैं कि ये एलीट वर्ग अपने देश को बेचता है, तो
पैरिटी की जो बात आती है, और अमेरिका को हर जगह फायदा क्यों मिलता है? फायदा इसलिए मिलता है, आज हम कहते हैं कि भारत 5वें नंबर का वैश्विक इकोनॉमी है, लेकिन वो हम किस आधार पर कहते हैं? वो हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार। वो हम हर आधार, मतलब मॉनेटरिस्ट आधार पर नहीं कहते हैं। लेकिन जब ट्रेड होता है तो ट्रेड मॉनेटरिस्ट आधार पर होता है, और मॉनेटरिस्ट आधार पर जब जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन करता है तो वो तो ऑब्वियसली उनका एक अपर हैंड रहता है, क्योंकि जो करेंसी एक्सचेंज वैल्यूज हैं। जी, तो दिस इज द बेसिस ऑफ अनफेयरनेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आपने और इन बातों को समझे बिना ये स्टैंड लेना कि एक अग्रेसर है और दूसरा विक्टिम है, दिस इज द Zelensky has gone back to his old role of the clown, but a very dangerous one. He was a stand-up comedian once. Yes, he was literally a clown. G Files, Big Debate.